नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका मिश्रा, सहायक आचार्य हिंदी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। भाषा विज्ञान के इस व्याख्यान में बच्चों आपका स्वागत है। हमने पूर्व के व्याख्यान में भाषा विज्ञान की परिभाषा, भाषा विज्ञान की शाखाएं भाग 1, 2, 3 और 4 में हमने विशद चर्चा की थी भाषा विज्ञान की शाखाओं के बारे में। चूँकि ये भाषा विज्ञान का पेपर है, अतः हमें भाषा के संदर्भ में जिन लोगों की क्या क्या मत रहे हैं उसके अर्थ को लेकर उस पर हम सबसे पहले एक सामान्य सी चर्चा करेंगे और उसके बाद हम भाषा के विविध रूप के बारे में बात करेंगे। साधारणतया भाषा शब्द का प्रयोग विचारों अथवा भावों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त उन सभी साधनों के लिए होता है जो चेतन प्राणियों एवं जड़ पदार्थों में देखे एवं सुने जाते हैं। जैसे मानव परस्पर विचार विनिमय के लिए जिन ध्वनि संकेतों को अपनाते हैं वे सभी भाषा कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि हम अपने भावों को, अपने विचारों को या किसी चीज़ के लिए, किसी वस्तु पदार्थ के लिए जिन जिन ध्वनि हमारे मुंह से जो भी उच्चारित होता है वो सारा उच्चारण जो सुनाई देता है वो क्या है, वो भाषा कहलाती है। ध्वनि संकेतों को क्या कहेंगे, भाषा। पशु और पक्षी जिस ध्वनि का प्रयोग करके अपने विविध भावों को व्यक्त करते हैं उसे पशु एवं पक्षियों की भाषा कहा जाता है। सैनिक या बालचर झंडियों के माध्यम से जो बातें करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। गूंगे या बहरे, आपने देखा होगा कि गूंगे या बहरे कैसे अपने हाथों के इशारे या संकेतों या आँखों अथवा होठों के इशारों से जो भाव व्यक्त करते हैं उसे गूंगे की भाषा अथवा इंगित भाषा हम कह सकते हैं। और किसी खंडहर या राजभवन के भग्नावशेषों को देखते ही वहाँ का प्रत्येक पत्थर या रोड़ा उस स्थान के प्राचीन वैभव, उस समय की कहानी, उस समय की सभ्यता, संस्कृति, जो जीवन उस खंडहर ने जिया है या उस खंडहर में जो जीवन जिया गया है उन सब की कहानी कहता है और उसे साहित्यकार खंडहर की भाषा कहा करते हैं। इसी तरह समुद्र के गर्जन तर्जन को समुद्र की भाषा, बादलों की गड़गड़ाहट को मेघों की भाषा, यानी जो भी ध्वनि कानों में सुनाई देती है और जिससे संबंधित यह ध्वनि है उसी का नाम लेकर हम उसे भाषा का रूप दे देते हैं। बिजली की तड़तड़ाहट को बिजली की भाषा, नदी की कलकल छलछल को नदी की भाषा, आंधी की भयंकर साए साए को आंधी की भाषा, वर्षा काल में रात्रि के समय झिंगुरों एवं झिल्लियों की झंकार को रात्रि की भाषा आदि कहा जाता है। यह भाषा शब्द बड़े व्यापक रूप में व्यवहार होता है। सामान्यतः मनुष्य मात्र की प्रत्येक सभ्य एवं असभ्य बोली को भाषा कहा जाता है। किसी बड़ी जाति या बड़े देशों की भाषा को भी भाषा ही कहा जाता है। प्रांतीय बोलियां भी भाषा ही कहलाती है और किसी राष्ट्र या देश की शुद्ध परिनिष्ठित भाषा को भी भाषा ही कहा जाता है। इतना ही नहीं, भिन्न भिन्न व्यक्तियों की अपनी अपनी विशेषताओं से युक्त निजी बोलियों को भी भाषा कहा जाता है, जैसे राम की भाषा, गांधी जी की भाषा, नेहरू जी की भाषा आदि। एक ही स्थान पर रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों की बोलचाल में व्यवहृत बोली को भी भाषा कहा जाता है, जैसे हिंदुओं की भाषा, जैनियों की भाषा, सिखों की भाषा, मुसलमानों की भाषा, ईसाइयों की भाषा आदि। किसी नगर या ग्राम में रहने वाले विभिन्न जातियों की बोलियों को भी भाषा कहा जाता है, जैसे गुजरों की भाषा, ठाकुरों की भाषा, वैश्यों की भाषा, ब्राह्मणों की भाषा, चौबों की भाषा, चमारों की भाषा, कंजरों की भाषा आदि। हम बोलते नहीं कैसे बोल रही उस तरह से, और किसी भाषा को बोलने वाले को हम पहचान जाते हैं कि उस जाति का या उस समुदाय विशेष का है। इसी तरह किसी एक ही स्थान पर विभिन्न कार्य करने वालों की बोली को भी भाषा ही कहते हैं, जैसे सुनारों की भाषा, सटोरियों की भाषा। आप देखते हो सबकी भाषा के कहने का तरीका अलग होता है। आगे हम इन सबको पढ़ेंगे। लुहारों की भाषा, अध्यापकों की भाषा, मोटर ड्राइवरों की भाषा, नाइयों की भाषा, रिक्शे तांगे वालों की भाषा आदि। इस कृत्रिम बोलियों को भी भाषा ही कहा जाता है। जैसे कुछ लड़के या लड़की आपस में अपने विचार व्यक्त करते हैं
करने के लिए कृत्रिम बोली का प्रयोग किया करते हैं। यदि उन्हें सिनेमा जाना है कहना है तो कहेंगे सिर्फ नेमा जरफाना है, क्या तुम भी चलोगे कहना है तो कहेंगे कृपया तुम कर्फी चरफो लोगे, यानी कोड में कुछ इस तरह से, तो उसे हम कृत्रिम भाषा कहेंगे, क्योंकि भाषा का ये रूप स्वस्थ नहीं है, इसलिए हम उसे कृत्रिम भाषा कहेंगे। ऐसे ही वे यदि मोहन जाता है कहना चाहेंगे तो कहेंगे अज मोह जन जजा जता जहे। इसी प्रकार और भी कृत्रिम भाषाएं बनाई जाती है। हम भी जब बच्चे थे तब हम इसी तरह की भाषा प्रयोग करते थे ताकि कोई और ना समझे। आगे हम बात करते हैं भाषा के विविध रूपों के बारे में, या कौन कौन सी भाषाएं हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। जो ध्वनि संकेत मुख से निसृत यानी मुख से निकलते हैं उन सभी को प्रायः भाषा कहकर पुकारा जाता है, ये हमने अभी बात करी। किंतु भाषा विज्ञान की दृष्टि से सभी ध्वनि संकेत भाषा नहीं कहलाते। उनके पृथक पृथक नाम दिए जाते हैं और उनका समाज में पृथक पृथक व्यवहार भी देखा जाता है। यही कारण है कि एक ही भाषा शब्द से इंगित ध्वनि संकेतों को समष्टि को भाषा वैज्ञानिकों ने विविध नाम दिए हैं जो भाषा के विविध रूपों के द्योतक हैं। भाषा के विविध रूप इस प्रकार मिलते हैं: बोली, विभाषा, साहित्यिक भाषा, विशिष्ट भाषा, परिनिष्ठित भाषा, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा इत्यादि। आज हम बोली और विभाषा और परिनिष्ठित भाषा के बारे में बात करते हैं कि बोली क्या है, जो भाषा से उसका कैसे अंतर है, वो कैसे अलग है। किसी सीमित क्षेत्र को उस उपभाषा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, किसी सीमित क्षेत्र की उस उपभाषा को बोली कहते हैं जो उस भाषा के क्षेत्र के निवासियों की स्वभावतः घरेलू बोलचाल की भाषा होती है। मान लो जैसे हम बंगाली लेते, बंगाली भाषा है और उसी से मिलती जुलती कोई भाषा बंगाली के जैसी कोई बंगाली की उपबोली है, बंगाली भाषा की कोई उपबोली है और एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, तो उस उपबोली को क्या कहेंगे? हम बोली कहते हैं। चलो बंगाल के तो आपको नहीं समझ में आएगी, हम राजस्थानी है तो हम राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थानी क्या है? भाषा है। अगर हम अजमेर की, जयपुर की बात करते हैं तो अजमेरी भाषा, अजमेरी बोली, जयपुर की ढूंढाड़ बोली है तो ये राजस्थानी भाषा, किंतु राजस्थानी भाषा अपने आप में उपबोलियों का समूह है। कहते हैं ना, 2 कोश पे बदले बानी और 4 कोश पे बानी, तो इस तरह से है कि हर चौथे कोश पे, 5वें कोश पे या थोड़े थोड़े अंतराल पर जाने पर हमें भाषा, उसका एक्सेंट, उसका लहजा, उसके उच्चारण, उसके अर्थ में अंतर, ये सब देखने को मिलता है। और उस सीमित क्षेत्र में उसी तरह की बोली का प्रयोग वो लोग करते हैं। तो ये जो सीमित क्षेत्र में किसी भाषा की उपबोली का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा की बोली ही कहा जाता है। आइए हम आगे और बात करते हैं। जैसे कि हमने आपको बता ही दिया, उच्चारण लगभग एक सा होता है जो केवल वक्ताओं के मुख तक ही सीमित रहता है, जो तनिक भी साहित्यिक नहीं होती है। जैसे आप खुद अपने घर में बात करते हो, अगर आप जयपुर के हो, अजमेर के हो, तो आपको पता चलेगा जयपुर और अजमेर में भी कितना अंतर है बोलियों में, जिसका तनिक भी साहित्यिक नहीं होती है और जिसकी रूप रचना में स्थानीय भेद स्पष्ट विद्यमान रहता है, क्योंकि वह अपनी समीपवर्ती बोली से भी भिन्न होती है। प्रायः किसी एक भाषा की कितनी बोलियां होती है, इसलिए बोली को किसी भाषा की इकाई कह सकते हैं। एक बोली अपने निकटस्थ बोली से स्पष्ट ही भिन्न सुनाई पड़ती है। जैसे हम बोले यहाँ पर ढूंढाड़ी, मेवाती, मेवाड़ी, हाड़ोती, ऐरावाटी, तोरावाटी, शेखावाटी और भी न जाने कितनी सारी बोलियाँ हैं जो राजस्थान की उपबोली है। एक बोली अपने निकटस्थ बोली से स्पष्टतः भिन्न सुनाई पड़ती है। जैसे हिंदी भाषा की ब्रज और खड़ी, ये दोनों हिंदी भाषा की उपबोलियाँ हैं, लेकिन ब्रज का अलग रूप है और खड़ी बोली दोनों पास पास बोली जाती है। ब्रज भाषा है, ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है मथुरा ब्रज की ओर, खड़ी दिल्ली मेरठ की ओर बोली जाती है। तो दिल्ली मेरठ और
ब्रज और मथुरा में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है कि हम कन्याकुमारी या लद्दाख या श्रीनगर कश्मीर की बात कर रहे हैं। दोनों पास पास में, इलाका पास पास में, बोलियों जाने वाला, किंतु बोलियों में भिन्नता, बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। वैसे हिंदी के हे भाई तू कहाँ गया वाक्य को ब्रज बोली में क्या बोलेंगे? अरे भैया तू कहाँ गए हो कहेंगे। और उसी के समीपवर्ती खड़ी बोली में वे भैये तू का गा कहेंगे। इसी कारण जो वांद्रियज ने ठीक कहा है कि निजी उच्चारण व पद रचना के कारण बोली का अपना अस्तित्व होता है और वह वक्ता की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों से स्वतंत्र होती है। भाषा विज्ञान कोश में किसी स्थान विशेष को निम्न वर्गीय अशिक्षित लोगों की बोलचाल में प्रयुक्त भाषा को बोली कहा गया है। यह बोली स्थानीय व्यक्तियों को पूर्णतया आयोजित रूप में प्राप्त होती है। वे साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अथवा अपने वैयक्तिक गुणों की अभिव्यक्ति के लिए बोली का ही प्रयोग किया करते हैं। इसीलिए एक ब्रज प्रदेश का निवासी अपने घर में ब्रज बोली, अवध प्रदेश का रहने वाला अपने घर में अवधी, वाराणसी, देखो ये सब उत्तर प्रदेश के जगह स्थान है। वाराणसी जनपद का रहने वाला अपने घर में भोजपुरी तथा मेवात का रहने वाला अपने घर में मेवाती बोली का प्रयोग करता है। इन विविध बोलियों के तुलनात्मक अध्ययन से उन बोलने वाली जातियों के मनोविज्ञान का अनुशीलन हम बड़ी सरलता एवं सुगमता से कर सकते हैं। अब हम आइए भाषा के विविध रूप में दूसरा रूप लेते हैं विभाषा। जब कोई बोली धार्मिक श्रेष्ठता अथवा भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित हो जाती है तब उसे विभाषा या उपभाषा कहा जाता है। भाषा विज्ञान कोश में विभाषा को डायलेक्ट कहा गया है और उसकी परिभाषा करते हुए लिखा है कि किसी भाषा के उस विशिष्ट रूप को विभाषा कहते हैं जो किसी प्रदेश विशेष अथवा भौगोलिक क्षेत्र में बोली जाती है, जो अपने उच्चारण, व्याकरण संबंधी रूप और शब्द प्रयोग की दृष्टि से अन्य परिनिष्ठित अथवा साहित्यिक भाषाओं से भिन्न होती है, परंतु इतनी भिन्न नहीं होती कि उसे किसी एक भाषा की अन्य विभाषाओं से बिल्कुल भिन्न माना जाए। साधारणतया भौगोलिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक कारणों से किसी एक प्रदेश या उपप्रदेश में प्रयुक्त लोक व्यवहार की भाषा को विभाषा कह सकते हैं। इस दृष्टि से भारत में प्रचलित ब्रज, अवधी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, मराठी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, उड़िया आदि सभी विभाषाएं हैं। आइए हम बात करते हैं परिनिष्ठित हिंदी की। हमारा जो तीसरा भाषा के रूप में, जब कोई विभाषा अपने सुव्यवस्थित व्याकरण के साथ परिनिष्ठित स्टैंडर्ड भाषा जिसमें व्याकरण होता है, हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी 17 बोलियों का समूह है और उस समूह के अंदर हम अगर परिनिष्ठित रूप की बात करें तो खड़ी बोली हिंदी को उसका 17 में से खड़ी बोली हिंदी है, उसको खड़ी बोली हिंदी को हम उसका परिनिष्ठित स्टैंडर्ड मानक रूप मानते हैं। जैसे हम बोलते हैं एक शेर, 1 किलो का एक स्टैंडर्ड माप होता है ना कि 1 किलो का बाट है ये और उसमें 1 किलो की वस्तु 1 लीटर का भी अपना एक माप होता है तो वो 1 लीटर है। उसी प्रकार वो एक स्टैंडर्ड माप है, उसी प्रकार एक स्टैंडर्ड भाषा होनी चाहिए, क्योंकि हर भाषा की अपनी उपबोलियाँ होती हैं, उन सबको तो हम उसके परिष्ठित रूप कह नहीं सकते। तो जब कोई भी भाषा अपने एक सुव्यवस्थित व्याकरण के साथ सभ्य एवं शिक्षित वर्ग के दैनिक व्यवहार एवं साहित्य रचना में प्रयुक्त होने लगती है तब उसे परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। बहुत सूक्ष्म अंतर या बहुत बड़ा अंतर कह सकते हैं, सूक्ष्म और बड़ा दोनों विरोधाभासी है। जैसे एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है और साहित्यकार है, जब वो हिंदी बोलता है, और एक गांव का व्यक्ति है, अनपढ़ है, गंवार है, गांव का हिसाब से गंवार ऐसा और उसका दूसरा मीनिंग नहीं है, अर्थ नहीं है, जब वो हिंदी बोलता है तब देखिए दोनों ही हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन दोनों की हिंदी में कितना अंतर है। जो पढ़ा लिखा है कि व्याकरण सम्मत हिंदी का प्रयोग करता है, साहित्यिक हिंदी का प्रयोग करता है, तो वो परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। इसे टकसाली भाषा भी कहा जाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा है कि कई विभाषाओं में व्यवहृत होने वाली एक शिष्ट परिग्रहित विभाषा ही भाषा यानी राष्ट्रीय भाषा अथवा टकसाली भाषा
लैंग्वेज ऑफ कोइन कहलाती है। भाषा विज्ञान कोश में लिखा है कि किसी भाषा को उस विभाषा की परिनिष्ठ भाषा कहते हैं जो अन्य विभाषाओं पर अपनी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता स्थापित कर लेती है और इन विभाषाओं के बोलने वाले भी उस भाषा को सर्वाधिक उपयुक्त समझने लगते हैं। यह एक बृहत्तर समुदाय के विचार विनिमय का साधन बन जाती है, यानी एक बहुत बड़े समुदाय के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। इसका सर्वाधिक प्रयोग हम देखेंगे शिक्षा में, गांव में बोलने वाले लोगों की जो आपसी बोलचाल की भाषा के द्वारा एक शिक्षक या अध्यापक अपना विद्यार्थियों को शिक्षा नहीं देता है। साहित्य रचना, पत्र व्यवहार आदि परिनिष्ठित भाषा में होने लगता है। इसका एक निश्चित व्याकरण होता है और इसको शिक्षित समाज में सर्वाधिक आदर प्रदान किया जाता है। हिंदी, अंग्रेज़ी, फ्रेंच, संस्कृत, जर्मनी, ग्रीक, रूसी आदि ऐसी परिनिष्ठित भाषाएं हैं। दैनिक समाचार पत्र, मासिक पत्र, पाठ्य पुस्तकों आदि में भी इसी भाषा का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में होता है और आंदोलनों, चुनाव प्रचारों, धार्मिक सम्मेलनों, साहित्यिक गोष्ठियों, राजनीतिक सभाओं, सामाजिक अधिवेशनों आदि के अवसर पर विभिन्न प्रांतों एवं विभिन्न प्रदेशों के शिक्षित एवं शिष्ट जन इसी परिचित भाषा में विचार विनिमय किया करते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी को ही ले सकते हैं। यह कैसी परिनिष्ठित